फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए मार्कर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? जहां से खड़े होकर हम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, द प्लेस वेयर फ्रॉम we are watching some event is called frame of reference. The place where from we are watching some event is called frame of reference. यानी जहां से खड़े होके आप किसी इवेंट को वॉच करते हो उस जगह को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, फ्रेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्रेम दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम्स। और नंबर 2 कौन से होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। कॉपी करिए। अब इनर्शियल फ्रेम कौन से हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से हैं, इनको कैसे मालूम करेंगे अपन? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इनर्शियल फ्रेम। देखिए आप सभी साथ साथ, inertial frames, the frames in which law of inertia is valid are called inertial frames. यानी ऐसे फ्रेम बच्चों जिनमें इनर्शिया का लॉ वैलिड होता है, उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। लॉ क्या होता है इनर्शियल फ्रेम का? इफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देन व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन इज 0, और लाइक वी कैन से बॉडी विल बी एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जिन फ्रेम्स में ये वैलिड होता है उसको बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम। यानी कि अगर वहां पर फोर्स 0 है बॉडी पर, तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। ये सारे फ्रेम्स क्या कहे जाते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स। कॉपी करिए इसको पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले दोनों को समझ लेते हैं डेफिनेशंस, देन वी विल कंपेयर। यानी अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 मिलेगा। ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या है, इसको जरा समझेंगे। द फ्रेम्स, नंबर 2 डाल के लिखिएगा, NI फ्रेम्स यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। द फ्रेम्स इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड are called non-inertial frames. इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है बेटा, इनमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, परंतु इन फ्रेम्स में फोर्स तो 0 होगा बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन जीरो, या फोर्स इज नॉन जीरो बट एक्सेलरेशन इज 0। जहां पे ये कंडीशन फुलफिल होगी वो सारे फ्रेम्स क्या होंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होंगे। कॉपी करिए इसको।
अब इनको समझने का तरीका क्या है कि भाई ऐसा कब होगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कब होगा कि फोर्स तो जीरो है बॉडी पर और एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बता दूं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्ट है या कहिए कि कोई बस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं फ्रिक्शनलेस, किस किस के बीच की, ब्लॉक और रेल के नीचे वाले पॉइंट, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है ए, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है बी। अचानक से ये रेल जो है या ये कार्ट स्टार्ट होती है ए एक्सेलरेशन से। आप जानते हो जैसे ही कोई कार्ट स्टार्ट होती है तो क्या होगा, मान लीजिए बस स्टार्ट हुई तो हम कहाँ झुकते हैं, पीछे की तरफ। तो इस ब्लॉक की मोशन कहाँ होगी, पीछे की तरफ। अब ये जो पर्सन है ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, यानी ये जमीन पे खड़ा हुआ है, इसको जी फ्रेम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि जब हम इससे पूछेंगे कि भाई ये ब्लॉक पीछे क्यों आ रहा है, तो पता है ये क्या एक्सप्लेन करेगा। दिस मैन विल से सर द बॉडी वाज एट रेस्ट सो इट जस्ट वांट टू बी एट रेस्ट। एक्चुअल में कार्ट आगे जा रही है पर ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे रहना चाहता है। तो इनफैक्ट कार्ट आगे मूव कर रही है, ब्लॉक वहीं का वहीं है। तो इसने क्या बताया कि इस पर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं है सर, फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे रहना चाहता है। इसका मतलब केवल कार्ट आगे चल रही है, ब्लॉक वहीं का वहीं है। Understand? तो he has explained the event on the basis of law of inertia. जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई बस आगे चली तो हम पीछे झुक गए क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहना चाहती है, समझे। या बस आगे की तरफ चल रही है, अचानक से ब्रेक लगी तो हम आगे झुक गए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में रहना चाहती है। This all we have explained on the basis of law of inertia because he is watching, there is no force on the body, so its acceleration is zero. So actually he is seeing it as a rest, only cart is in motion. Okay, now if the same thing you asked from the person B, अगर आप B से पूछते हैं कि भैया एक बात बताइए ब्लॉक क्यों पीछे आ रहा है, तो B क्या है, उस एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर मौजूद है। इसको क्या दिख रहा है, ये बॉडी चलती हुई दिख रही है, यानी एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। और इस पर जो डायरेक्ट फोर्स है वो क्या है, जीरो। क्या कोई इस बॉडी को पुश कर रहा है, नहीं, यानी फोर्स क्या है इस पे, जीरो है, पर इसका एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है। सो फॉर दिस पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द एक्सेलरेटेड फ्रेम, द फोर्स व्हाट ही फील इज कॉल्ड द सूडो फोर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इस बंदे के लिए क्या है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा डायरेक्टली, पर इसको दिख रहा है कि यार बॉडी इधर आ रही है। इस इवेंट में क्या हुआ, फोर्स तो जीरो है पर एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है। ऐसा कभी संभव है क्या, नहीं। अगर ऐसा होगा तो न्यूटन जो है वो गलत साबित होता था। न्यूटन ने क्या कहा था कि भैया अगर फोर्स है तो कंपलसरी एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन नहीं है किसी बॉडी में, इसका मतलब वहां फोर्स नहीं होगा, क्योंकि F is equal to ma. There is an acceleration, there must be the force. There is no force, there must not be any acceleration. Okay, right. तो न्यूटन को गलत साबित नहीं कर सकते हम। हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, Fp। और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है, -m। यानी जो बॉडीज एक्सेलरेटेड फ्रेम्स के अंदर होती हैं उनको एक फोर्स फील होती है, कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी आगे जा रही है कार्ट, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर के उनको एक जर्क फील होगा पीछे की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स। ओके, राइट। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, यानी ये फ्रेम हुआ इनर्शियल और इसका फ्रेम कैसा हुआ, नॉन इनर्शियल। इस चीज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं, ऑटो वाला ऑटो चला रहा है आराम से, अचानक से ऑटो ने लेफ्ट टर्न लिया तो आप किधर झुकोगे, राइट साइड। ऑटो ने राइट टर्न लिया तो आप कहाँ झुकोगे, लेफ्ट साइड। ऐसा क्या हुआ कि आप लेफ्ट और राइट झुक रहे हैं, आपकी बॉडी एक लीनियर मोशन में थी ऑटो के साथ, ऑटो वाले ने उसको डाइवर्ट किया, तो आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो क्या चाहता है, स्ट्रेट लाइन में मूव होना चाहता है। इस वजह से जब आप लेफ्ट घूमोगे तो बॉडी कहाँ जाएगी, राइट, बिकॉज इट जस्ट वांट टू कंटिन्यू द लाइन ऑफ मोशन।
right? If you take the right turn, then body will move to the left because your body wants to continue in linear motion. ठीक है, ये आप जानते हैं क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं. अगर किसी गांव वाले को आप ऑटो में बिठा दें, राइट, और उससे कहें कि भाई ऑटो लेफ्ट घुमा तो तुम राइट क्यों जा रहे हो, राइट घूम रहे हो तो तुम लेफ्ट क्यों जा रहे हो, तो जिन चीज़ों के लॉजिक लोगों को पता नहीं थे, उन्होंने लोग क्या कहते हैं कि भाई कोई भूतिया चक्कर है या कोई ऊपर का चक्कर है, इसलिए हमको धक्का लग रहा है, ऐसा हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं. तो उस पर्सन को क्या महसूस होगा, यार मुझे किसी ने धक्का तो मारा नहीं, यानी फोर्स जीरो है, फिर भी मैं इधर झुक रहा हूँ और इधर झुक रहा हूँ. उसके लिए फोर्स क्या है, अननोन है. समझे? पर ऐसा होता किस वजह से है? सर्कुलर मोशन में उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जब आप घूमते हैं सर्कल में तो बॉडी पर फोर्स कहाँ लगती है, बाहर की तरफ. आप राइट घूमते हैं तो बॉडी पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ. ओके, तो वो बॉडीज भी क्या हो गई जो सर्कल में घूमती हैं, उन सभी पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जो आप सभी बच्चे जानते होंगे. 11th वाले जो हैं वो सीखें इसको. एम मास की बॉडी को अगर हम आर रेडियस में घुमाते हैं तो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, ये क्या है, एक सूडो फोर्स है. इसका मतलब ये है जो बॉडीज एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होती हैं उन सब पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सूडो फोर्स. और ऐसे फ्रेम्स को क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. कॉपी करिए इसको, ये भी कॉपी करिए, तब मैं आपको इसके बारे में लिखा दूंगा. बेटे आप इधर बैठ जाओ. एक्चुअली क्या लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बच्चों के लिए, छूटा हुआ पार्ट था. कॉपी करिए इसको. तो ये पर्सन क्या हो गया, ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी इनर्शियल फ्रेम हो गया. ठीक है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया पे इस इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. जो पर्सन कार्ट के अंदर है उसके लिए उसको कोई सोर्स ही नहीं मालूम है कि बॉडी पीछे क्यों आ रही है. तो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट फोर्स इज जीरो, सो ही इज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो जो भी पर्सन एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर खड़ा होता है उस पर क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है. और उसके फ्रेम को क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि वहां लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि फोर्स तो जीरो है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. जबकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि फोर्स जीरो होना चाहिए तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए. I will give you the short notes about it. मैं आपको लिखा देता हूँ 4 पॉइंट. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम कौन से, जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है, और नॉन इनर्शियल कौन से हो गए, जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता. यानी फोर्स जीरो होता है फिर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है. और बच्चों ये लेक्चर हम एक रनिंग क्लास में रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेम्स के. अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप ग्रुप में मैसेज डालो या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लो. आप भी ऐसे मत बैठो, आराम से. कोई डाउट है तो पूछो. ये भी बच्चे अपने ही हैं, आप भी अपने हो, कोई दिक्कत नहीं. और तुम टाइम से आया करो बेटा. थोड़ी स्टोरी निकलने के बाद आते हो, फिर कहते हो समझ में नहीं आया. टाइमिंग मेंटेन करिए. अच्छा, ये मिटा दूं क्या, इनर्शियल फ्रेम. अब हम इसको समराइज करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रेम्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रेम्स. लिख लीजिए आराम से. इंपॉर्टेंट
points about frames. Number 1, the frames in which law of inertia is valid are called inertial frames. Means called inertial frames. Means if F equal to 0, then A equal to 0. Number 2, second point. The frames in which law of inertia is not valid, अब ये वैलिड कैसे नहीं होगा, उसकी क्या कंडीशन है? मीन्स इफ F इक्वल टू 0 but A is not equal to 0, such a frame is called non-inertial frame. Such a frame is called non-inertial frame. Number 3, to make the law of inertia true, we are assuming the concept of pseudo force true. To make the law of inertia true, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकता. जो न्यूटन ने कहा, न्यूटन is the father of mechanics, he cannot be wrong. So to make him right, what happens? We have developed the concept of pseudo force. क्या लिखा है बेटा? We are the concept of pseudo force means the objects inside the accelerated frame, are feeling a force opposite to the direction of motion of system. Which is called pseudo force. Okay. Next, number 4. The frames which are moving with constant velocity, with respect to inertial frame are also called the frames which are moving with constant velocity with respect to inertial frames are also called inertial frames. Right? Next, number 5. The best example of pseudo force is
best example of pseudo force is weight of a person in a lift. Weight of a person in a lift. Weight of a person in a lift as explained below. As explained below. देखिए बच्चों, सूडो फोर्स का एग्जाम्पल क्या है ये समझिए। इसको कहते हैं हम वेट इन अ लिफ्ट, या इसको एलिवेटर भी कहते हैं। आप लोग कभी लिफ्ट में बैठे हो? आप बैठे हो? लिफ्ट में बैठते नहीं है बाबू, लिफ्ट में खड़े होके जाते हैं, ठीक है। लिफ्ट में क्या, लिफ्ट में बैठता है स्टूल पे, अपन अक्सर खड़े होके जाते हैं। तो मान लो ये केस 1 है, हम एक लिफ्ट में हैं, पर्सन का मास मान लीजिए m है, लिफ्ट ऊपर जा रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर तो जा रही है पर इसकी स्पीड बढ़ रही है। एक ए अगर नेगेटिव होगा, ऊपर तो जा रही है पर स्पीड कम हो रही है। हम ले रहे हैं पॉजिटिव वाला केस, राइट, एक्सेलरेशन एंड इट इज पॉजिटिव। तो ये पर्सन किस में है? एक्सेलरेटेड फ्रेम में है कि नहीं है? यहाँ ये लिफ्ट की केबल है मान लीजिए, तो इसका खुद का वजन कहाँ लगेगा? नीचे। जब ये ऊपर जाएगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा बैक साइड में, कौन सा? सूडो फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एम। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कार्ड आगे गई तो बॉडी पे फोर्स कहाँ लगा? सूडो पीछे की तरफ, राइट। तो ये पर्सन को क्या महसूस होगा कि भाई इस पे जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है? नीचे। तो इसका अपरेंट वेट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, एंड इट बिकम्स mg plus ma. So when you are moving in a lift, your apparent weight will decrease. आपको क्या लगेगा कि वेट हमारा कम हो गया। जैसे मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल है, जो भी किसी ना किसी शहर में कोई ना कोई मेला लगता ही है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, साल में एक मेला वहाँ फिक्स है कि लगता है। उसमें एक झूला आता है जिसको बोलते हैं जाइंट व्हील, राइट। जब आप उस झूले में बैठते हो, झूला ऊपर जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, झूला जब नीचे आता है तो आपको बड़ा हल्का हल्का सा लगता है, पेट में गुदगुदी टाइप होती है, राइट। तो वो गुदगुदी क्यों होती है उसको ऐसे समझो। केस 2, जब कोई पर्सन झूले में या लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, जैसे कार्ट का एक्सेलरेशन कहाँ था? आगे, तो इस पर्सन का वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? सिस्टम की मोशन कहाँ है? नीचे। सूडो विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी अपरेंट वेट क्या होगा इसका? mg minus m. What does it mean? m of g minus a. तो आप देख सकते हो कि जब हम लिफ्ट में या झूले में नीचे की ओर आते हैं एक्सेलरेशन से, हमारा वेट कम महसूस होता है हमको। The logic is pseudo force. जब वो झूला तेजी से नीचे आता है तो आप पर सूडो फोर्स लगता है। सूडो की वजह से आपके पेट में भी जो है मटेरियल, उस पर भी फोर्स लगता है, तो एसोफेगस के थ्रू वो बाहर आने की कोशिश करता है। कई लोगों को उसमें वॉमिटिंग भी हो जाती है। सो इट इज बिकॉज ऑफ देयर इज अ फोर्स एक्टिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, ओके, ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन द एक्सीलरेटेड फ्रेम। तो नीचे आते समय हमारा अपरेंट वेट कम हो जाता है, ऊपर जाते समय हमारा वेट बढ़ जाता है। केस 3, अगर आप किसी लिफ्ट में हैं और लिफ्ट मान लीजिए ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या वेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज 0। लिफ्ट को ऐसे दिखाते हैं क्योंकि एक वायर से पुल होती है लिफ्ट ऊपर, तो एक्सेलरेशन 0 है। इस स्थिति में अपरेंट वेट चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, किसके बराबर होता है? रियल वेट के बराबर। अपरेंट एंड रियल वेट विल बी सेम, ओके। कॉपी करिए तीनों केस। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है हमारा वजन हमें बढ़ा हुआ महसूस होता है बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। जब लिफ्ट नीचे आती है हमारा वजन हमें कम महसूस होता है, क्योंकि सूडो फोर्स कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ। कॉपी करिए इसे 5 मिनट। लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, ऊपर जाए या नीचे आए, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो अपरेंट वेट क्या होगा? जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो सूडो फोर्स कितना होगा? 0।
आई बात समझ में? तो वेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। एपरेंट वेट mg के बराबर होगा, यानी एपरेंट वेट और रियल वेट सेम होंगे अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रही है। केस 4, एक अगला केस लेते हैं इसमें। फोर्थ केस में क्या है कि मान लो अगर लिफ्ट की केबल टूट जाती है, एक लिफ्ट है जो कि नीचे आ रही है, अचानक से लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाता है। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही थी, अचानक से तार टूट गया, तो आपको पता है कि लिफ्ट कैसे गिरेगी, एकदम फ्रीली गिरेगी कि नहीं, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के। अरे आप किसी बॉडी को बांध के गिराएं तो एक्सेलरेशन इज इन योर कंट्रोल, इफ यू लीव इट देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, जी। इज दिस और नॉट? सो इट विल बी लाइक अ फ्री फॉल। अभी सूडो फोर्स कितना लगेगा इस पर, खुद का वेट तो mg, सूडो कहाँ लगता है हमेशा बेटा, ऊपर, क्योंकि एपरेंट वेट का एक्सप्रेशन क्या होगा फिर, mg माइनस ma, बट बीइंग द लिफ्ट केबल इज गोइंग टू ब्रेक, a इज इक्वल टू g। कैंसिल, क्या आंसर मिला, जीरो। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। जो बॉडी फ्रीली फॉल करती है बच्चों, वो क्या होती है, एकदम हल्की हो जाती है। अगर तुम्हें वेटलेसनेस महसूस करनी है, अपने घर की छत पे जाओ और वहां से जाके कूद जाओ। जब तुम कूद जाओगे, रास्ते में होगे, तो तुम्हें बड़ा हल्का हल्का महसूस होगा, ना मम्मी पापा की डांट महसूस होगी, ना करियर का प्रेशर महसूस होगा, यू विल फील वेरी रिलैक्स। नीचे गद्दे बिछा लेना पर, तो जब जमीन पे आओ तो वापस से प्रेशर फील कर पाओ। तो दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। जब आप फ्रीली फॉल करते हैं तब आपका कोई भी वेट नहीं होता। ओके, एक सवाल आया था एक बार AIPMT में, एक पर्सन है, वो 50 किलो का बक्सा सिर पे रख के कूद गया, तो रास्ते में उसको बक्से का वेट कितना महसूस होगा, कितना होगा, 0। कितना भी वजन रख लो आप सिर पे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन भी जी है और बक्से का एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जी। इसलिए रिलेटिवली आपके सिर पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। कॉपी करिए।
केस 5, एक 5वां केस हो रहा है बेटा, जो आखिरी केस है इसमें। सुनिए, मान लीजिए लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो g से ज्यादा हो जाए। जैसे आपको पता है किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, अगर हम उसे छोड़ेंगे तो मैक्सिमम कैन बी g, पर लिफ्ट क्या है, वायर से कनेक्ट है, तो हम मोटर से उसे किसी भी एक्सेलरेशन से नीचे खींच सकते हैं। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन g से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता है लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी, पर्सन हवा में आ जाएगा ऐसे, और थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हवा में आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो क्या है, g है, पर लिफ्ट का क्या है, ज़्यादा है, a, because a is more than g, g is 10, like a is 14 या 15। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लिफ्ट ऊपर से आके कहाँ टकराएगी, इसके सिर पर। ओके, इन दिस केस, सो फाइनली द लिफ्ट विल हिट द हेड ऑफ द पर्सन। कॉपी करिए इसको। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है पर्सन का, a max can be g for the boy और मैन वगैरह, कॉपी कर लीजिए। अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन ज्यादा हो गई तो वो आके उसके सिर पे टकराएगी, ठीक है भाई। आदमी का क्या हो सकता है, मैक्सिमम g, लिफ्ट का ज्यादा हो गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लिफ्ट इसको छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है, ये हवा में फ्लोट करने लगेगा, और ऊपर से आके फिर लिफ्ट इसके सिर पे टकराएगी। अब मैं आपको 4 सवाल दूंगा सूडो फोर्स के ऊपर, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, 5 मिनट का समय दूंगा इसी कॉन्सेप्ट पे, राइट। Solve the following. Solve the following. Question number 1. मान लीजिए ये एक ट्रक है, ये आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हमने 5 किलोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स, इसमें सूडो फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, a cart is moving in the forward direction such that b is equal to 3t square, इसकी वेलोसिटी जो है वो 3t square है। Then find the pseudo force at t equal to 2 seconds if mass of the body is 2 kg. Question number 3. मान लीजिए एक लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन है, ये बॉय है, इसका मास 40 किलोग्राम है, लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो इसका जरा हमें अपरेंट वेट बताइए कितना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक लिफ्ट है, इसमें एक बच्चा खड़ा हुआ है बेटा,
इसका मास 20 kg है, राइट। ये लिफ्ट नीचे आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस बच्चे का एपरेंट वेट बताओ कितना होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। वन मोर, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है। लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड द डिस्टेंस covered by 2 kg block in 2 seconds। तो ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा 2 सेकेंड, वो निकालना है। 6th क्वेश्चन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m मास का। आपको ये बताना है कि इसको कितने एक्सेलरेशन से हम धक्का मारे जिससे कि ए बॉडी किस पे रहे, रेस्ट। फाइंड द ए so that A remains at rest over B, जिससे कि A ब्लॉक जो है वो B पर स्लिप ना करे। सरफेस कैसी है, सारी की सारी स्मूथ। ओके, हम इसको कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें जिससे A जो है वहीं का वहीं रुका रहे। आप इसको सोचें थोड़ा और सॉल्व करें। कॉपी नहीं किया तुमने? क्यों नहीं किया? 2 दिन पहले पढ़ाया था। नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था पहले। तुमने कॉपी नहीं किया, केयरलेस कर। By this time you are supposed to copy this out. उसको देखो, you came to me yesterday. Came to me or not? तू सोता रहता है हमेशा। 3 दिन पहले लॉ ऑफ इनर्शिया बताया, इसलिए कॉपी नहीं किया अभी। तुझे मालूम है? शाम को आया था मेरे पास। उनका फोन नंबर देना है। बात गलत है ना, गलत है क्या? अब मुझे कॉपी करने के लिए करना चाहिए। Anyways, take your time. 6 questions, 10 minutes. 2:10 now, 2:20 will start. Come on, solve by your own first.
चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों इनको, जो आ गए ठीक है, जो नहीं है कोई बात नहीं। देखो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इस बॉडी को कहाँ रखा गया है? ट्रक के ऊपर, राइट। ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है? 4। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम का पार्ट हो गई कि नहीं? इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। कितना लगेगा? m है। बच्चे कहते हैं सर माइनस लगाओ। अरे बच्चों माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ। तो माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, डायरेक्शन यहाँ दिखा दी मैंने। कितना आया मास इसका? 5। एक्सेलरेशन है 4। तो कितना हो गया सूडो फोर्स? टेल मी 20 न्यूटन। दैट्स द आंसर। कितने बच्चों का आ गया था ये? वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमारा पहला सवाल है, इसको मिटा दिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो बेटा, क्योंकि ये जो ट्रक है इसकी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेकंड का आंसर ले रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज dv/dt। कितना आएगा? 3 2 60। होगा कि नहीं? हमें सूडो फोर्स किस टाइम पर चाहिए? 2 सेकेंड्स पर। तो हम ये देखेंगे एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या आएगा? 6 × 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सूडो फोर्स कहाँ लगना होगा इस पर भाई? पीछे। कितना लगेगा? m। उस इंस्टेंट पे बताइए मास कितना है इसका? 2 किलो। और एक्सेलरेशन कितना आया है? 12। तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 24 न्यूटन। अंडरस्टैंड? कितने बच्चों का आया? ठीक है। तुमने नहीं किया बेटा? तुम बहुत चिल करते हो बेटा, थोड़ा आंसर भी निकाला करो। इतना चिल करना भी ठीक नहीं, थोड़ा हॉट भी होना चाहिए आदमी को। हाँ, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा चिल है। मैंने 3 दिन पहले लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था। 72 घंटे पहले। आज मुझसे पूछ रहा है कि सर इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है एक्चुअली मास ऑफ द बॉडी। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until and unless you will apply an external force on it. ओके, तो मास जो है बॉडी का, वही उसकी मोशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता, या मूव करने लग गया तो रुक नहीं पाता। ठीक है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, आगे से रेगुलर कर लिया करो। ये बच्चा कल इसको रेन रिवर पढ़ाए थे, निकल गया था। ये शाम को आया, मैं घर आ रहा था उस समय, एंड ही कॉल्ड मी सर आई केम। तो मैं इसके लिए वापस आया ऑफिस में, और फिर मैंने इसको समझाया। I expect the same sincerity from you also. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वाला कैसे करेंगे समझिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि भाई ये पर्सन लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बेटा, राइट। तो एपरेंट वेट का एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था अभी? m of g + a। मास कितना है? 40। G is 10, A is 2। 40 × 12 कितना हो गया? 480 न्यूटन। That's the answer। कॉपी करिए इसको। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये लिफ्ट है, इसमें पर्सन कहाँ आ रहा है बच्चों? नीचे की ओर। तो एपरेंट वेट क्या होता है इस स्थिति में? मैं आपको बता चुका हूँ, W apparent is m of g minus। क्योंकि देखो वेट कहाँ लगेगा? नीचे। सूडो कहाँ लगेगा? ऊपर। ठीक है, तो मास कितना है? 20। G is 10 - 4। How much it is then? 120 न्यूटन। कॉपी करिए इसको, राइट। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पहले इसको जरा देखो। लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? 12। ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम क्या हो सकता है? 10, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लिफ्ट अलग जाने लगेगी और ब्लॉक हवा में आ जाएगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? g। समझे? क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कोई भी बॉडी जिसको आप फ्रीली फॉल करवाएंगे उसका एक्सेलरेशन g होगा। तो सीधी सी बात है, एक तरह से हमने इसको रेस्ट से छोड़ा, राइट, और ये g में गिर रही है,
then height covered in time t is how much? Simply half gt square. g is 10, कितने सेकेंड में चाहिए हमें? 2 सेकेंड्स में. 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 मीटर्स. ओके, कॉपी करिए. आज तुम लेट कैसे हो गए बेटा? Xerox का Xerox का हिमांशु, समझ में आया? अब देखिए आखिरी सवाल लेंगे हम 6 नंबर वाला, 6 नंबर. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, अक्सर आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझ लेना. और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन भी आते हैं. इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ दोबारा. ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, यानी वेज, ये ट्राइंगुलर ब्लॉक. अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये डेफिनेटली नीचे स्लिप करेगा. किसकी वजह से? mg sin थीटा की वजह से. यहाँ फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो हम इसको रोकें कैसे? हमारे पास एक रास्ता होता है. अगर मैं इसको धक्का मारना शुरू करूँ, पूरे सिस्टम को इस तरफ धक्का मारूँ ऐसे, तो क्या होगा? ये इसके ऊपर रखा हुआ है ना बी के, इस पर क्या लगेगा? एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. कितना? m. इस पर जो फोर्स लग रहा था नीचे, वो कितना था? mg sin थीटा. बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक एक एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, बॉडी इसके ऊपर रखी है, मैं इधर दे रहा हूँ एक्सेलरेशन, तो सूडो इस पर बैक लगेगा. इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा? भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा, ma cos थीटा. और इस तरफ क्या लगेगा? ma sin थीटा. बॉडी अगर रेस्ट पर है, if the block A remains at rest, what does it mean? mg sin theta should be balanced by ma cos theta. Is this or not? यानी सूडो का जो कंपोनेंट लगा अप द प्लेन, उसने किसको बैलेंस किया? mg sin theta को. So if A is at rest, what does it mean? ma cos theta must be equal to mg sin theta. is g sin theta over cos theta. यानी एक्सेलरेशन कितना बना बेटा? g tan. That's the answer. कभी कभी वो पूछता है how much force should be applied. तो अगर कोई कहे कितने फोर्स लगाएं हम इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे जिससे बॉडी A जो है वो B के ऊपर रेस्ट पर रहे, तो फोर्स क्या होता है? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. क्योंकि अगर ये स्लिप ही नहीं कर रहा तो एक तरह से ये एक सिंगल मास हो गया. कितना होना चाहिए वो फोर्स? हाँ, कोई परेशानी बच्चों? कभी कभी पेपर सेटर बड़ा होशियार बनता है, ये tan थीटा को बाय cot थीटा कर देता है, m प्लस एम जी अपॉन cot थीटा. बच्चे कहते हैं सर ऑप्शन में ही आंसर नहीं था. तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए कि भैया tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot थीटा. या यहाँ इस एक्सेलरेशन को भी कह सकता है g अपॉन cot थीटा. ओके, कॉपी करिए. अगर हम इतने एक्सेलरेशन से इस सिस्टम को एक्सेलरेट करेंगे तो जो छोटी बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन पर नीचे नहीं गिरेगी. Why it will not slip down? Because the component along the plane of pseudo force will balance the component of weight down the plane.
आपका एक फ्रेंड नहीं आया शायद आज, है ना? वो आएगा ही नहीं क्या? वो नीट का है क्या? तो उसको नीट के बैच में भेजो ना, फिर क्या दिक्कत है? जस्ट आस्क हिम टू जॉइन द नीट बैच। देयर आर 2 बैचेस फॉर द नीट, एक मॉर्निंग 8:30 है, एक इवनिंग को 4:30 है। ऐसे थोड़ा घबरा गया होगा एडवांस देख के ना, उसको डर लगा होगा, कोई बात नहीं। पर नीट का बैच है, उसमें मैं बहुत हल्के फुल्का पढ़ाता हूँ, कुरकुरे टाइप एकदम, उसमें आप उसको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीट फिजिक्स में उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, जो रिक्वायर्ड है वही। चलो बच्चों, मैं अब आपको एक सवाल दूंगा लिफ्ट के हिसाब से, उसको तुम लोग करोगे 5 मिनट, राइट? कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं होता, कुछ हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है? तो सुजल उसको करेगा और आंसर बताएगा। अगर मुझसे भी नहीं आएगा तो सुजल उसको सॉल्व करके दिखाएगा, ठीक है? मिटा दो बेटा इसको, अगर सॉल्व नहीं करेगा तो मम्मी पापा को मैं शिकायत करूंगा इसकी। देखो बच्चों, एक सवाल आया है एग्जाम में इस साल, मान लो आपके मेंस में, अ लिफ्ट इज मूविंग अप, क्या इसको मिटा दिया जाए? अ लिफ्ट इज मूविंग अप, आप भी लिखो इसको सवाल, अ लिफ्ट is moving up such that its velocity time graph is as shown in diagram or as shown below. As shown below. A person is there in the lift and his mass is 50 kg, and his mass is 50 kg. Then find W maximum, W minimum और 3 W real। ये जो लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी को हमने टाइम के साथ प्लॉट किया हुआ है, राइट? कि वो ऐसे चेंज हो रही है। तो आपको ये बताना है कि इसका क्या हुआ बेटा, क्या होता है, या मैक्सिमम वेट क्या होगा, मिनिमम वेट क्या होगा। बच्चा है हमारा, बदमाशी करता रहता है। ये है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये क्या है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। आप निकालिए इसको, कैसे निकालिए? आप पहले डायग्राम बनाइए, थोड़ा सोचिए 2 मिनट कैसे करना चाहिए। वीटी ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम। स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्सेलरेशन। दैट इज द हिंट फॉर यू।
प्लग बंद कर देना हेड वाला। कैसे करेंगे इसको बताओ जरा। देखो बेटा, ये जो फेज है मोशन का OA, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं आंसर OA पार्ट में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या मिलेगी हमें, 0 से 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, 20/5, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो वहां पे पर्सन का एपरेंट वेट क्या होगा, मैक्सिमम, दैट इज mg+a। m कितना है बेटा आदमी का, 50, g is 10, this is 4, 14 into 50, 700 Newton. Okay, second phase of motion is AB, velocity is constant, means acceleration is 0। तो यानी कि सेकेंड पार्ट जो है मोशन का वो भी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो जो एपरेंट वेट है वो रियल के बराबर होगा। रियल कितना होता है, mg, m 50, g is 10, कितना आया 500 न्यूटन। ओके, तीसरा फेज जो है मोशन का वो कौन सा है, देखो जरा बीटी ग्राफ में, लिफ्ट इज मूविंग अप बट नाउ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, like a car is moving forward and you are applying the brake, so it will slow down, understand, somehow it's moving up but getting slow, so it means this is the third phase of motion which is BC। so here to here velocity is decreasing, acceleration is what, स्पीड में चेंज कितना हो रहा है, 20 से 0 हो गई ना, और टाइम कितना 10 से 15 यानी 5 सेकेंड, तो ये एक्सेलरेशन हो गया 4, बट एक्चुअली इट इज रिटार्डेशन, अंडरस्टैंड, माइनस लगाना जरूरी नहीं है, हमने वहाँ फील किया, इट इज डिक्रीज, रिटार्डेशन लिख दिया। सो नाउ द वेट विल बी मिनिमम, हाउ मच इज दैट, mg minus a, मास कितना है बच्चों 50, 300। okay, so it's not necessary like a will be given to you, by common sense you may have to write the a also if any graph is given। okay, ठीक है बच्चों, दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द फ्रेम्स, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड देयर एप्लीकेशंस। ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स नाउ प्रैक्टिस द क्वेश्चन रिलेवेंट टू द वेट इन अ लिफ्ट एंड द सूडो फोर्स। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। टुमारो आई विल टेल यू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।